साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत रोचक है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नवाब के पहले अवध की बात करते हैं। ये जो अवध का इलाका है ये उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ और आसपास के इलाके को अवध कहते हैं, और प्राचीन काल में इसका नाम कौशल हुआ करता था। अवध के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, अवधी भाषा, जो हिंदी से काफी मिलती जुलती भाषा है। आपने गंगा जमुना फिल्म का वो गाना सुना होगा, नैन मिल जई है तो मनवामा कसक होइबे करी। तो ये जो गाना है ना, ये अवधी भाषा में ही लिखा गया गाना है, जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया है। तो अवध सूबा था, इसकी स्थापना सन 1722 में हुई, और इसके पहले नवाब थे सादत अली खान। शुरू के 50 बरस तक अवध की राजधानी फैजाबाद रही, और उसके बाद इसकी राजधानी लखनऊ आ गई, और फिर आखिर तक इसकी राजधानी लखनऊ ही में रही। अवध में कुल 11 नवाब हुए, जिसमें सबसे चर्चित जो नवाब था वो 11वां और आखिरी नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह एक बहुत, आप कह सकते हैं, उसकी रंगीन शख्सियत थी। वो ऐसा नवाब था जो हिंदू और मुसलमानों सबके बीच बहुत पॉपुलर था। गीत संगीत, कविताएं, नाटक, सब में उसकी बहुत रुचि थी। और मैं आपको बताऊं कि आपने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, जो कथक के बहुत बड़े नर्तक थे। तो बिरजू महाराज के जो दादा थे उनका नाम था बिंदादीन महाराज। बिंदादीन महाराज वाजिद अली शाह के ही दरबार में नाचते थे। तो कथक को आगे बढ़ाने में, कथक को प्रमोट करने में वाजिद अली शाह का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह वाजिद अली शाह ने ठुमरी को भी बहुत आगे बढ़ाया, ठुमरी को भी बहुत संरक्षण दिया। आप जानते हैं कि ठुमरी जो है वो गायन की एक शैली है, जिसे इंग्लिश में सेमी क्लासिकल कहते हैं, हिंदी में कहेंगे वो अर्धशास्त्रीय शैली है ठुमरी। और वाजिद अली शाह एक बहुत ऊंचे दर्जे के कवि भी हुआ करते थे, और उनका एक तखल्लुस था, यानी पेन नेम था अख्तर पिया, और वो अख्तर पिया के नाम से गीत लिखते थे। उनका एक गीत बहुत मशहूर हुआ है, आपने भी सुना होगा, बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए। और इस गीत को आगे चलकर कुंदन लाल सहगल ने अपनी आवाज में अमर बना दिया। लोग इस गीत के बारे में जानते हैं, बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए, लेकिन इस गीत को वाजिद अली शाह ने लिखा था, ये बात बहुत लोग नहीं जानते। वाजिद अली शाह के बारे में कहते हैं कि उसने गिलौटी कबाब का भी आविष्कार करवाया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वाजिद अली शाह को पान खाने की लत थी। वो दिन रात मुंह में पान चबाते रहते थे, और पान और जर्दा की वजह से वाजिद अली शाह के जो दांत थे वो सड़ गए थे। उनके दांत किसी भी कड़ी चीज को काट नहीं सकते थे। तो वाजिद अली शाह ने अपने बावर्चियों को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी मुलायम कबाब बनाओ जो सीधे मुंह में जाते ही के साथ घुल जाए, जिसको चबाने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके बावर्चियों में होड़ लग गई, और अंत में उसी से गिलौटी कबाब बनकर सामने आया। और इस गिलौटी कबाब में 160 किस्म के मसाले डाले जाते हैं। जब कबाब की चर्चा शुरू हुई तो आपको यह भी बता दूं कि लखनऊ के कबाब इतने मशहूर हैं कि उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। विश्व धरोहर दो किस्म के होते हैं, कुछ तो होते हैं जो इमारतें होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो परंपराएं भी होती हैं, भोजन भी होते हैं। तो लखनऊ के कबाबों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, अपनी जीवनी भी लिखी है, जिसका नाम है इश्कनामा। इश्कनामा में खासकर उन्होंने अपनी बेगमों का जिक्र किया है, और
संगीत के प्रति जो उनका प्रेम था उसका जिक्र किया है। वाजिद अली शाह के बारे में कहते हैं कि उन्होंने लगभग 300 शादियां की थी। ऐसे जो प्रॉपर शादी होती है जिसको निकाह कहते हैं वो उन्होंने 2 बेगमों से ही की थी, लेकिन और शादियां उन्होंने लगभग 300 औरतों से की थी और बहुत सारी उसमें तवाइफी भी थी जो नाचने गाने वाली थी, और उनसे शादी करके वाजिद अली शाह ने उनको परी कहना शुरू कर दिया था। वाजिद अली शाह जो थे वो सभी धर्मों को बराबर इज्जत देते थे, जन्माष्टमी भी बनाते थे और खुद कृष्ण का रूप धारण करके दरबार में आते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वाजिद अली शाह का जो ये खुशहाल अवध का सूबा था उस पर अंग्रेजों की बुरी नजर लग गई, और जो उस जमाने में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने षड्यंत्र करना शुरू किया कि किस तरह अवध को हड़पा जाए। अब जानते हैं साथियों कि अंग्रेज जो थे वो बड़े कुटिल थे, धूर्त थे, मक्कार थे और अपना इलाका बढ़ाने के लिए एक से एक हथकंडे करते थे। जैसे उन्होंने झांसी को मिला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये कहकर कि झांसी के राजा को कोई संतान नहीं है, और जिस बच्चे को राजा ने गोद लिया था उसको अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसी बच्चे को पीठ पर बांध के झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी। तो वाजिद अली शाह के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, उनके बच्चे भी थे। तब अंग्रेजों ने सोचा कि अब अवध को कैसे मिलाया जाए। तो ये कहा गया कि जो अवध में बहुत ज्यादा अराजकता है, अवध में बहुत कुप्रबंधन है, जो नवाब है वो नाचने गाने में मस्त रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ये है वो है। और पहले उन्होंने अवध से पैसे लेने शुरू किए। बंगाल में जो अंग्रेजों की पलटन थी, जो बंगाल आर्मी थी, उसका खर्चा अवध को उठाने कहा गया। और जब अवध का खजाना लगभग खाली हो गया तब अंग्रेजों ने अराजकता की बात शुरू कर दी, और 1856 आते आते वाजिद अली शाह को उसकी गद्दी से उतार दिया गया और वाजिद अली शाह को भेज दिया गया। कलकत्ता का एक इलाका है मटिया बुर्ज में भेज दिया गया। जब वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़ रहे थे कलकत्ता के लिए तो पूरा लखनऊ रो रहा था। वो इतने ज्यादा लोकप्रिय थे, हिंदू रो रहे थे, मुसलमान रो रहे थे, औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे, पूरा लखनऊ रो रहा था। और जाते समय वाजिद अली शाह ने कहा कि दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। और ये कहकर वाजिद अली शाह कलकत्ता चले आए। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ महल दिए रहने के लिए, पेंशन भी उनको अच्छी खासी दी गई। वाजिद अली शाह ने लगभग 31 बरस तक कलकत्ता के मटिया बुर्ज में रहे और एक तरह से उन्होंने वहां मिनी लखनऊ बसा लिया। यानी कि लखनऊ की जो पूरी संस्कृति थी, अवध की संस्कृति, वो कलकत्ता में उठाकर ले आए। वाजिद अली शाह को जैसे पतंगबाजी का शौक था, कबूतरबाजी का शौक था, कत्थक का शौक था, तो ये सब कुछ लखनऊ में होने लगे। और उन्होंने एक खास किस्म की बिरयानी भी बनवाई, कलकत्ता की बिरयानी, जिसमें आलू भी डाला जाता है। जो हैदराबाद की बिरयानी होती है वो मटन बिरयानी होती है, उसमें सिर्फ खस्सी का गोश्त रहता है, बकरे का, लेकिन जो कलकत्ता की बिरयानी रहती है उसमें आलू भी डाले जाते हैं। ये वाजिद अली शाह का इजाद किया हुआ ही तरीका था। तो इस तरह 31 साल तक रहने के बाद वाजिद अली शाह का इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। वो घटना ये हुई कि वाजिद अली शाह को 1856 में हटाया गया और 1857 में, आप जानते हैं, बहुत बड़ा गदर हो गया हिंदुस्तान में, जिसमें इसको बहुत लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, जिसमें बाबू कुंवर सिंह शामिल हुए थे, झांसी की रानी शामिल हुई थी, तात्या टोपे शामिल हुए थे, नाना साहेब शामिल हुए थे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जिसके लीडर थे। तो लखनऊ में जो वाजिद अली शाह की बेगम थी जिनका नाम था हजरत महल ने उस बगावत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और हजरत महल का नाबालिग लड़का था बिजरीस कदर। तो उस लड़के को लखनऊ की गद्दी पर बैठा दिया विद्रोहियों ने और उसको लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया और हजरत महल ने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू किया। कुछ समय के लिए तो विद्रोही इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने लखनऊ से एक तरह से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लेकिन बाद में फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया लखनऊ पर। हजरत महल को देश छोड़कर भागना पड़ा, हजरत महल नेपाल चली गई।
नेपाल में जो हिंदू राणा थे उन्होंने हजरत महल को शरण दी, पनाह दी। अंग्रेजों ने बहुत दबाव बनाया उस हिंदू राणा पर कि वो हजरत महल को अंग्रेजों को सौंप दे, लेकिन वो जो हिंदू राणा था नेपाल का, उसने हजरत महल को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया और बाद में हजरत महल की मौत भी काठमांडू में ही हुई। हजरत महल का ये किस्सा है, वो बादशाह, वो तो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हीं की बेगम थी, उनके बेटे की माँ थी। जब किसी बेगम से कोई बेटा पैदा होता था तो उस बेगम को महल का दर्जा दे दिया जाता था। तो ये हजरत महल का किस्सा है। साथियों, वाजिद अली शाह से ही जुड़ी हुई बात एक और बताता हूँ। वो है, आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, बहुत मशहूर कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी। वो जो कहानी प्रेमचंद ने लिखी है वो वाजिद अली शाह के दौर की ही कहानी है कि किस तरह उसमें मिर्जा और मीर जो है वो शतरंज खेलते रह जाते हैं और अंग्रेजों की फौज आकर लखनऊ पर कब्जा कर लेती है। सत्यजीत रे जो बहुत महान निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही फिल्म हिंदी में बनाई। वो फिल्म शतरंज के खिलाड़ी है जो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। और इसको शूट करने के लिए सत्यजीत रे लखनऊ आए थे। इस फिल्म में मिर्जा और मीर का किरदार निभाया है सईद जाफरी ने और संजीव कुमार ने, और वाजिद अली शाह का बहुत दिलचस्प किरदार है इस फिल्म में, वो अमजद खान ने निभाया है, जो अमजद खान शोले में गब्बर सिंह बना था। और इस फिल्म में शतरंज के खिलाड़ी में अमजद खान वाजिद अली शाह बना है। कभी आपको मौका मिले तो ये किताब पढ़िएगा। ये किताब शतरंज के खिलाड़ी फिल्म के प्रोड्यूसर ने लिखी है, जिसने उसमें अपना पैसा लगाया था। और ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है और उसमें बताया गया कि कैसे शतरंज के खिलाड़ी को फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी, कितनी मेहनत सबने की थी। यानी कि उसमें लोगों को उर्दू बोलने की, उर्दू के सही प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग दी गई थी और म्यूजियम में जा के कॉस्ट्यूम बनाए गए थे, कपड़े बनाए गए थे और कितनी मेहनत लगी थी, वो सब का वर्णन इस किताब में है। साथियों, लखनऊ की बात आई तो एक और किताब आप जरूर पढ़िएगा, वो है सरड़ की किताब। मौलाना सरड़ की किताब है, उसका नाम है गुलिस्तां लखनऊ। वो किताब ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी, मैं चूंकि उर्दू पढ़ नहीं पाता तो मैंने हिंदी में वो किताब पढ़ी है। उसमें भी आपको गुजरे हुए लखनऊ की बहुत सारी बातें मिलेंगी। और आप जानते हैं कि लखनऊ जो है वो नज़ाकत और नफासत का शहर है। कहते हैं कि पहले आप में लखनऊ के नवाबों की ट्रेन छूट गई थी। लखनऊ के लोग इतने नफासत वाले होते हैं कि वो रसगुल्ले भी छील कर खाते हैं। और लखनऊ में जो हजरतगंज है वहाँ घूमने को गंजिंग कहते हैं। तो साथियों, ये थी अवध के आखिरी बादशाह वाजिद अली शाह की कहानी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।